का इंतजार है, ऑर्डर का। अभी चूंकि सुनवाई चलनी है, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि इतना मात्र से कोई असर पड़ेगा? और अभी तक हालांकि लोग खोज खोज के निकाल रहे हैं कि 70 साल पुराना इतिहास है फ्रीबीज का, लेकिन 70 साल पुराने इतिहास में यह भी है कि अगर मुफ्त की शिक्षा की बात करेंगे तो वो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है, लेकिन भुनाने का अधिकार नहीं है। आप उसको भुना रहे हैं, आप उसको रोक सकते थे। गरीबी उन्मूलन करने का अधिकार है, लेकिन कितने गरीबों का उन्मूलन आपने किया? कितनी गरीबी आपने कम की? यूपीए सरकार के समय कितने गरीब थे और अब एनडीए सरकार के सामने कितने गरीब हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां आप डाउन हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर डंडा मारता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी शुक्रिया राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे समय पर फ्रीबीज की सुनवाई कर रहा है जब फ्रीबीज का फायदा लेने वाली राजनीतिक शक्तियों ने लगातार इसको अपने मकसद से जोड़ते हुए मकसद को पाया है। 8 मार्च से दिल्ली में 2,500 रुपए महिलाओं को महिला सम्मान राशि बीजेपी की जो सरकार बन रही है, बनने वाली है, उसको देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 8 मार्च से लागू करेंगे। अब बीजेपी इसको अपने तय रोक नहीं पाएगी, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर उनके लिए सामने खड़ा है। फ्रीबीज को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है और फ्रीबीज को पहचानने के लिए कोई सामने खड़ा नहीं। फ्रीबीज क्या चुनाव के समय में की जाने वाली घोषणाएं ही फ्रीबीज हैं? चुनाव की तैयारी के लिए जो करोड़पतियों के लिए तिजोरियां खोली जाती हैं, उसको फ्रीबीज क्यों नहीं बोल रहे भाई? फ्रीबीज केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए जो दिखावे के तौर पर किया जाता है उसको फ्रीबीज बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी से पहले जो लूट मचती है देश में, उसको फ्रीबीज क्यों नहीं बोलते? सुप्रीम कोर्ट यहां खामोश क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वो भी तो फ्रीबीज ही था। वो फ्रीबीज का अब दूसरा रूप था। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे कमाए गए, डरा धमका के पैसे लूटे गए। ये क्या था? कौन लिया? किसके पास गया ये धन? कौन लाभुक है? ये जो लाभ का परस्पर संबंध है राजनीतिक दलों का और सत्ताधारी दल का, खासतौर से कैपिटलिस्ट के साथ, ये भी तो चुनाव से जुड़ा हुआ फ्रीबीज ही है जो अंदर खाने चलता है। तो फ्रीबीज केवल चुनाव जीतने के लिए आप नारे का इस्तेमाल कीजिए और फिर कोर्ट के दरवाजे से उस पर लगाम लगाने का काम किया जाए, तो ये फ्रीबीज बोलना जनता के साथ में धोखा करना, उसको दे करके छीन लेने जैसा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रीबीज से देश बर्बाद हो रहा है। देश में जो है लोग काम करना नहीं चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए कोरोना काल में 5 किलो अनाज देश की जरूरत थी आम लोगों को, जबकि काम काज छूट रहे थे, नौकरियां जा रही थी, घर में बैठना पड़ रहा था। अगर 5 किलो अनाज का नहीं दिया जाता तो भूख से मरने वालों की संख्या बड़ी होती। और आपने सही कहा कि जो खाद्य सुरक्षा का जो अधिनियम बना था, जिसमें भोजन हमारा अधिकार हुआ, उसके तहत यह संभव हुआ। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना है, उससे ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है, जिनकी वजह से यह संभव हो पाया। लेकिन उसको ठीक चुनाव से पूर्व की बेला में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आपने बाइट सुनाई 23 नवंबर वाली नरेंद्र मोदी जी की, 5 साल के लिए बढ़ा देना, यानी आपके 5 साल के लिए आपको जनादेश मिलना है और 5 साल के लिए आप उसको बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि आप उस वर्ग के लिए अपनी सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते कि उनको 5 किलो अनाज से अलावा उससे हट करके जीने का अवसर मिल सके। ये गलत है, ये निश्चित रूप से गलत है, दुरुपयोग है। लेकिन कोरोना काल में 5 किलो अनाज दिया जाना कहीं से गलत नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। इसके बाद
आज देश में बेरोजगारी है, आप बेरोजगारी भत्ता दीजिएगा तो क्या ये फ्री बीज होगा? आज क्यों नहीं लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं? हाँ, चुनाव में वोट लेने के लिए महिलाओं को आप जब देते हैं चुनाव के समय में, तब ठीक है, चुनावी लाभ लेने की कोशिश हो सकती है, लेकिन महिलाओं को दीजिए या बेरोजगारों को दीजिए, इसको एक कैटेगराइज करके, ताकि कोई भूख से न मरे, उसका स्वावलंबन हो, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े, इस दिशा में इसको बनाए रखना, बचाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो करने जा रहा है वो ये करने जा रहा है कि वोट के समय तो आपने वोट ले लिया, देश की 29 राज्यों में आप 22-23 राज्य जीत गए, और अब आप अपनी चुनावी वादे को पूरा मत कीजिए, मैं फैसला देता हूं, ये फैसला फ्री बीज है, देश के खिलाफ है। ये अगर देश के खिलाफ था तो आप पनिशमेंट भी साथ में निश्चित कीजिए, अगर देश के खिलाफ था तो। अगर ये फ्री बीज देश के खिलाफ है और राजनीतिक दल ने ऐसा किया है, तो केवल फ्री बीज रोक करके आप उनके चुनावी मकसद को पूरा भी कर रहे हैं और चुनाव के बाद के मकसद को भी पूरा कर रहे हैं। चुनाव के बाद के मकसद को पूरा कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना, अगर गलत है तो गलत करने वाले को सजा दो, अगर नहीं दे सकते तो फालतू की बातें बंद करो। भाई, आप चुनाव चोरी करने वाले को पकड़ लेते हैं, चुनाव जो चोरी कर रहा है उसको सजा नहीं देते हैं। आप फ्री बीज देने वाले, फ्री बीज को गलत बता देते हैं और गलत करने वाले को बचा देते हैं। चुनाव के बाद अपनी जिम्मेदारी मत पूरी कीजिए। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, ये जो भी संभावित फैसला दिख रहा है, इसमें जो आ रही है बातें, जो सोच आ रही है, उस सोच में ये करेक्शन के बिना, इस करेक्शन के बिना सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला देती है तो ये चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रभाव को और मजबूत करने वाला होगा। वादा करके चुनाव जीत लो, और जब जीत लो तो उसके बाद वो रेवड़ी भी मत दो जिसको आप रेवड़ी बोल रहे थे। ये मैं कहना चाहता हूं। जी राजीव जी। जी राजीव जी, देखिए, संगठन में जब तक मनोनयन संस्कार खत्म नहीं होगा, डेमोक्रेसी आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगी। आप ए को बिठा लीजिए, बी को बिठा लीजिए, लेकिन बिठाने वाला कोई है ना, वो बिठाने वाला कितना डेमोक्रेटिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिस्टम काम करता है। चुनाव होने चाहिए, जिला स्तर पर चुनाव होने चाहिए, वहां से नाम आने चाहिए। ऊपर से नाम आप किसी को बिठा दीजिए ना, वो जाति बदल देने से संगठन थोड़े बदल जाएगा, जाति बदल देने से जातियों में क्रांति थोड़ी आ जाएगी। तो ये जो सोच है ये बहुत सतही और अलग इसको हम नहीं मानते कि ये बदलाव वाली सोच है, उसी की टेंडेंसी है, वही चीज आगे बढ़ रहा है। अरे आज दुबे नहीं बैठेंगे, कोई मान लीजिए कोई और बैठेंगे, शुक्ला नहीं बैठेंगे, कोई और बैठेंगे, इससे थोड़े संगठन बदल जाएगा या पार्टी की सोच बदल। आपको अगर सोच बदलनी, पहले डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली आप पार्टी को कितना मजबूत बनाते हैं। पहले कांग्रेस में जिला स्तर पर चुनाव हुआ करते थे, जिला स्तर पर लड़ाई होती थी, मंडल स्तर पर लड़ाई होती थी, तो वो पार्टी उससे फिर निकलती थी। अब उस चीज को दूसरी पार्टियों ने तो अपना लिया, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज को छोड़ दिया। अब दिल्ली में बैठ के मनोनीत कर देंगे किसी व्यक्ति को कि वो दलित है, इसलिए वो पूरे प्रदेश में वो दलित का चेहरा थोड़ा हो जाएंगे। दलित समाज उनको कैसे एक्सेप्ट करता है, दलित समाज कांग्रेस में कैसे जुड़ता है, या उसी तरीके से दूसरे समाज भी, ओबीसी और जो जिस वर्ग को पार्टी जोड़ना चाहती है, उसके बीच कार्यक्रमों के जरिए पहुंचिए, अपने जिला में संगठन का विस्तार कीजिए, संगठन का चुनाव कराइए। आपकी एआईसीसी में सब मनोनीत लोग रहेंगे तो कैसे संगठन मजबूत होगा? नीचे से ऊपर तक बेसिक बात डेमोक्रेसी की अगर आप करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करके उदाहरण बनाइए। आप सत्ता में आप लोकतंत्र के विघटन के खिलाफ, उस लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप पार्टी के भीतर, आपको किसने रोका है लोकतंत्र को मजबूत करने से? आप पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी को मजबूत करके उदाहरण बनिए, तो फिर आपको सत्ता भी मिलेगी, दूसरी चीजें भी मिलेगी। जहां तक संगठन का सवाल है तो मेरी राय तो यही है कि मनोनयन से ऊपर उठना पड़ेगा किसी भी पार्टी को। तब तो फिर जेपी नड्डा जी बीजेपी एक तरह से मनोनीत ही कर रहे हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चल रहा है, वही चीजें सारी पार्टियों में भी चल रही है। तो हम इस हिसाब से यहाँ पर तो इतना ही बोलते हैं
कि पार्टी को मनोनयन से ऊपर उठना होगा, डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करना होगा, संगठन में नीचे के स्तर पर बदलाव लाना होगा। उसके लिए लोकतंत्र से चिपके रहना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र से चिपके रहना बहुत जरूरी है, बात कह रहे हैं। जरा पंकज जी, क्या